करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि हियर इज ए ब्लॉक ऑफ मास m और ये ब्लॉक अभी ऐसे हम पकड़ के रखें बाय अप्लाइंग ए फोर्स। हम बात कर रहे हैं मिनिमम फोर्स का। पूछा है मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए इसको पकड़ के रखने के लिए। दिया है कि इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन इज थीटा। एट मिनिमम फोर्स मिनिमम एफ। मिनिमम एफ का मतलब क्या है? मिनिमम एफ का मतलब हुआ एफ अगर और थोड़ा सा भी कम होगा ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मतलब क्या होगा? फिसल जाएगा। मतलब जब हम मिनिमम एफ की बात कर रहे हैं कि बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड डाउन, इसका मतलब बॉडी के ऊपर अभी फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट टू दी रिलेटिव स्लाइडिंग। इसका मतलब आप कहोगे द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑफ टुवर्ड्स द इंक्लाइंड प्लेन। चलिए अब देखते हैं। अब ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं। ये हो गया हमारा ब्लॉक। इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो क्या क्या फोर्स आ रहे हैं? एक तो उसका वेट आ रहा है। दैट वेट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, ए कंपोनेंट लाइक दिस, ए कंपोनेंट लाइक दिस, एंड यू नो दिस वैल्यूज। These are mg cos theta and mg sin theta. So these are the forces. What else? The body is about to slide down. क्योंकि minimum F दे रखे हैं तो ये must be frictional force must be like this. There must be a normal reaction and क्योंकि ये body just फिसलने वाला है तो frictional force must be equal to mu r. इसके अलावा क्या है? ये सारा फोर्सेस के साथ साथ हम दे रखे हैं एक फोर्स F। पूछा है बताओ F का वैल्यू मिनिमम क्या होना चाहिए। कितना सिंपल है। इफ आई चूज दिस एज माई y एक्सिस, दिस एज माई x एक्सिस, तो आप क्या कहोगे? कहोगे एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, क्योंकि अभी इक्विलिब्रियम की लिमिट पे है, जब फिसलने वाला है, क्योंकि हम मिनिमम फोर्स दे रखे हैं। एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। मतलब इधर का फोर्स इज इक्वल टू इधर का फोर्स। इधर को क्या है? आर, इधर को क्या है? एम जी कॉस थीटा। तो क्या मतलब पता चला? आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और नाउ सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स। इधर को क्या फोर्स है? एफ है और म्यू आर है। नीचे को एम जी साइन थीटा। तो आप कहोगे एफ प्लस म्यू आर इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हमें तो एफ निकालना था। एफ हो गया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू आर। आर का वैल्यू हमें मालूम है एम जी cos theta. So the minimum force required to hold the block in equilibrium is mg sin theta minus mu mg cos theta. मेरे ख्याल से समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हुआ यूं है कि कोई एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको रखा गया है किसी एक दूसरे ब्लॉक के ऊपर जिसका मास 5m है। बोल रहे हैं हर जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। हर जगह कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, चलो सॉल्यूशन ऐसे बनाते हैं। हम बात कर रहे हैं क्या कि बॉडी इज अबाउट टू स्लाइड। अब होगा क्या बताओ? ये ब्लॉक इधर फिसलेगा, ये ब्लॉक इधर फिसलेगा, क्योंकि खींचेंगे तो, क्योंकि थ्रेड तो कनेक्टेड है ना। अच्छा, मतलब सारा ब्लॉक जस्ट मोशन स्टार्ट करेंगे, मतलब हर एक पे फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एट देयर मैक्सिमम वैल्यू। तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं एम का। फ्री बॉडी डायग्राम और एम का फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो क्या आप में से कोई बता सकता है हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एम इन इट्स फ्री बॉडी डायग्राम? कितने टो फोर्स आ रहा है? गिनती करके बताइए। हाउ मेनी फोर्स? 3 कोई बोला,
बोला? कोई 4 बोला, 4 बोला, वो भी गलत बोला। चलिए और कोई बोल रहा है कुछ? क्या है ये? 4? नो नो नो, नॉट 4। लेट्स सी हाउ मेनी फोर्सेस। एक तो फोर्स में देखो देखो, एक फोर्स तो मीडियम, और ये थ्रेड भी तो इसको खींच रहा होगा कुछ टेंशन में, इसका अपना वेट भी होगा और उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा। क्योंकि ये ब्लॉक इधर को फिसलने वाला है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। कितना होगा? क्योंकि इट इज अबाउट टू स्लाइड म्यू आर, देयर आर 5 फोर्सेस एक्टिंग, है ना? 5 फोर्सेस आ रहे हैं इसके ऊपर। तो हम क्या कहेंगे? हम अगर कन्वेंशनल एक्स और वाई एक्सिस ले लेंगे तो क्या कहेंगे? कहेंगे कि R इज इक्वल टू mg सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्या मिला? सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 दे रहा है, R इज इक्वल टू mg। सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 क्या दे रहा है? सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 क्या देगा? इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू T प्लस म्यू आर। F इज इक्वल टू T प्लस म्यू आर। इसको यहां लिखते हैं तो क्या मिला? सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 गिव्स यू F इज इक्वल टू T प्लस म्यू आर। म्यू आर क्या है? mg, तो इट इज T प्लस म्यू mg। हाँ बोलिए सर। mg ले रहे हैं तो ये सिर्फ mg होगा, फिर m प्लस 5m into g होगा। हम तो देख रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम m का। m के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, m के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड फील्ड फोर्स। व्हाट आर द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट विथ m? 5m कॉन्टैक्ट में है, थ्रेड कॉन्टैक्ट में है, मैं खींच रहा हूं तो यहाँ पर। और फील्ड फोर्स क्या है? इसका वेट आएगा, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, टेंशन आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, है ना? कॉन्टैक्ट के लिए एक फोर्स आएगा, दूसरा फोर्स आएगा, एक आर आएगा, एक म्यू आर आएगा, टेंशन आएगा, ये फोर्स आएगा और उसका वेट आएगा। तो आर कितना हो गया? ये। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं किसका? 5m का फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 5m। अब सोचो 5 के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? ये जिसको मैं R लिख रहा था इसको मैं R1 कर देता हूं, R1, ठीक है, R1। अभी ये जो R1 फोर्स m के ऊपर दिया कौन? 5m, बट फॉर एवरी रिएक्शन देयर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो 5m भी तो 5m के ऊपर R1 दे रहा होगा। अच्छा, और क्या है? और यहाँ पर नीचे कोई एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, यू कैन कॉल इट R2, और 5m का अपना वेट आ रहा होगा। कितना? 5mg इज द वेट। नाउ व्हाट इज? अब ये ब्लॉक, निचला वाला ब्लॉक इधर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसको ऐसे खींचेंगे ये इधर फिसलेगा, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएंगे कैसे आएंगे? यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे आएगा। यहाँ पर क्या फ्रिक्शनल फोर्स आएगा? इसके ऊपर m के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स था कौन लगाया था? नीचे वाला ने। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहाँ पर होगा म्यू R1 और यहाँ पर म्यू R2। क्या सारा फोर्स खत्म हो गया? नहीं, इधर को और एक थ्रेड भी लगा है जो खींच रहा है ना? तो हम इससे क्या निकालें? इससे क्या निकालें? हम कहेंगे हियर सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 क्या देगा? R2 इज इक्वल टू R1 प्लस 5mg, जबकि R1 क्या है? हम लोग देख चुके हैं mg था, सो इट इज R1 प्लस 5mg मिलके हो गया 6mg, so R2 is 6mg। now sigma Fx is equal to 0 क्या देगा? उधर का फोर्स इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए,
तो T इज इक्वल टू म्यू R1 प्लस म्यू R2। म्यू R2 इज म्यू 6mg, म्यू R1 इज म्यू mg, तो हो गया 7 म्यू mg। T का वैल्यू मिल गया, T का वैल्यू हमें मिल गया। तो पहले हमें इसको करना चाहिए था, ठीक है, चलो ठीक है। नाउ ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, f का वैल्यू क्या आएगा, T प्लस म्यू mg, जबकि T कितना था 7 म्यू mg, जोड़ो तो हो गया 8 म्यू mg, हो गया 8 म्यू mg। इसका मतलब अभी ये ब्लॉक को मूव करने के लिए जो मिनिमम फोर्स चाहिए वो कितना है, 8 म्यू mg। समझ में आया? द फोर्स रिक्वायर्ड, क्या लिखा था, फाइंड वैल्यू ऑफ F फॉर व्हिच द मोशन स्टार्ट्स। मोशन स्टार्ट होगा मतलब अभी ये वर्ज ऑफ मोशन में आ गया है, द मोशन इज अबाउट टू स्टार्ट। समझ में आ गया? तो हुआ क्या, यहां पर एक आदमी है, मास ऑफ मैन डाटा दिया है 50 kg, मास ऑफ ब्लॉक मालूम नहीं है, पता करना है। μ1 इज 0.5, μ2 इज 0.4। फाइंड मैक्सिमम aim that the man can डिस्प्लेस। ये कितना मैक्सिमम, बहुत बड़ा मास होगा तो थोड़ी पुश कर सकता है। आदमी का नाम कानून है, कानून के हाथ लंबे हैं और उसको पुश करके मूव करने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है कितना ज्यादा मास को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब बहुत ज्यादा रखेंगे तो धक्का देगा तो नहीं जाएगा। मैक्सिमम कितना मास को वो डिस्प्लेस कर सकता है वो हमें निकालना है। हम लोग एक एक क्वेश्चन करके करेंगे, 2 क्वेश्चन करने से क्लमजी हो जाता है, एक एक क्वेश्चन करेंगे और फटाफट। चलिए हम लोग अभी ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोचते हैं। सोचेंगे कैसे, पूछा है कितना मैक्सिमम मास को ये मूव करवा सकता है। अच्छा पहले सोचो कि ये आदमी कितना जोर से ये ब्लॉक को पुश कर सकता है। विथ व्हाट मैक्सिमम फोर्स द मैन कैन पुश द ब्लॉक। सोचो तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा मास मेरे पाँव के नीचे म्यू आपको दिया हुआ है, पूछा गया मैं वाल को कितना मैक्सिमम जोर से पुश कर सकता हूँ, कितना मैक्सिमम जोर से पुश कर सकता हूँ। मान लो मेरे पाँव के नीचे आप तेल डाल दोगे, मैं जब वाल को पुश करने की कोशिश करूंगा खुद फिसल जाऊंगा। तो मैं कितना मैक्सिमम जोर से पुश कर सकता हूँ डिपेंड करता है कि मेरे पाँव के नीचे कितना फ्रिक्शनल फोर्स है कि नहीं। Let the man can push with maximum force F। अब वो F फोर्स लगा के पुश कर रहा है। आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, यही है वो आदमी जो यहाँ पे खड़े होके पुश करने की कोशिश कर रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम में हम दिखाते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है, ये किसके ऊपर क्या फोर्स दे रहा है हमसे कोई मतलब नहीं है। When he is pulling the block with a force F, then the block must be pulling it back with a force F। आदमी का अपना वेट है, कितना है 50 G, और उसके पाँव पे नॉर्मल रिएक्शन भी है और इसके पाँव पे फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। सॉरी, जब वो ऐसे पुश कर रहा है
आदमी के ऊपर फोर्स ऐसे आ रहा है, देखो अगर आदमी के पाँव के नीचे ऑयल डाल देते, जैसे ही पुश करेगा पाँव पीछे फिसल जाएगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ है। नॉर्मल रिएक्शन तो आर है, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर है कि नहीं। तो हम कहेंगे ये मैन के लिए अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि हियर आर कितना है 50G, कैसे अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। एफ कितना है, इट इज म्यू इंटू आर, जबकि एफ कितना हुआ म्यू इंटू आर। तो म्यू दिया है आदमी के पांव के नीचे, म्यू आर का वैल्यू 0.5 इंटू 50G इज कमिंग आउट टू बी 250 न्यूटन। ये आदमी अगर 250 न्यूटन से ज्यादा फोर्स में पुश करेगा तो जितना जोर से पुश करेगा उतना ही फोर्स पाएगा तो फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा, वो खुद फिसल जाएगा। सो द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन पुश विथ मैक्सिमम फोर्स F इज 250 न्यूटन। पूछा है ब्लॉक का मास कितना होने से मूव करेगा। चलो देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स मूविंग with this force if m is about to move, then free body diagram of m कैसे होगा। m को सोचो, ये हो गया m और इसका अपना वेट है जो मालूम नहीं है, एक रिएक्शन फोर्स है और आदमी ने दे रखा है फोर्स F। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एम किधर को होगा, वो इधर फिसलने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होगा कितना ना म्यू2 इंटू आर। पहला वाला क्या था म्यू1 इंटू आर, दोनों के नीचे म्यू अलग अलग है ना। अगर एम अबाउट टू मूव है F इज इक्वल टू म्यू2 आर, सिग्मा हियर अगेन व्हाट इज आर हियर। अब ये आर आप कंफ्यूज कर सकते हो, इसको मैं R2 कर देता हूं, इसको R2 कर देता हूं। अगेन R2 कितना है mg एंड सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, द बॉडी इज अबाउट टू मूव, तो आप कहोगे F इज इक्वल टू म्यू2 इंटू R2। म्यू2 दिया है 0.4 और F का वैल्यू है 250, सो 250 इज इक्वल टू 0.4। m कितना है m इंटू जी को हम लोग यूजुअली 10 ले लेते हैं, तो 4m इज इक्वल टू दिस, तो m कितना हो गया 250 बाई 4 kg, 250 बाई 4 125 बाई 2 is 62.5, इट इज 62.5 kg। अगर ये ब्लॉक का वेट 62.5 हुआ तो ये जस्ट चलने वाला होगा, उससे कम हुआ फिसलना शुरू करेगा, ज्यादा हुआ हिलेगा भी नहीं, अपनी जगह खड़ा रहेगा, हिलेगा भी नहीं, अपनी जगह ये खड़ा रहेगा। इस मेथड में अभी जो मैं करने जा रहा हूं, थोड़ा अगर आपका सोच बढ़ेगा तो आप आसानी से कर सकते हो, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेट मी गिव यू ए सेकंड मेथड। अब ये आदमी पुश कर रहा है और ये क्या कर रहा है कि पूरा ताकत लगा दिया। अब जितना मैक्सिमम जोर से पुश करेगा, क्योंकि कितना बड़ा ब्लॉक को पुश करेगा ऐसे पूछा है, सबसे बड़ा ब्लॉक को पुश करने के लिए पूरा ताकत लगाएगा, मतलब उससे ज्यादा जोर अगर पुश करेगा वो खुद फिसल जाएगा। मतलब जैसे ये ब्लॉक को ये पुश कर रहा है, मैं जैसे ये वाल को पुश कर रहा हूं, मेरे पांव के नीचे जो फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वॉल और अवे फ्रॉम द वॉल। ऑब्वियसली मैं वॉल से फिसलने की कोशिश कर रहा हूं दूर, तो मेरे पांव पे जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो होगा कितना ना म्यू1 R1, यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन। अब ये इधर फिसलने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा म्यू2 R2। अब R1 क्या है, आदमी का वेट, R2 क्या है, इसका वेट। तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे वैल्यू डालो। एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, आप क्या कहोगे
μ1 r1, और कोई तो हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, मैं पूरा को एक सिस्टम मान लिया हूं। इफ आई कंसीडर दिस होल एज ए सिस्टम, इनके बीच में जो फोर्स आ रहा है दैट बिकम्स इंटरनल फोर्स, तो मैं कहूंगा μ1 r1 मस्ट बी इक्वल टू μ2 r2। μ1 था 0.5, r1 कितना था, आदमी का वेट 50 इंटू जी, μ2 था 0.4, ब्लॉक का वेट क्या था m इंटू जी, गए जी दोनों तरफ से, सो इट इज 250/4, m इज इक्वल टू 250/4 kg। m का वैल्यू हो गया 250/4 kg। A block of mass 4 kg is sliding on a rough floor where mu is 0.75. Find net reaction force, between block and floor, ब्लॉक और फ्लोर के बीच में नेट रिएक्शन फोर्स कितना है, ऐसा पूछा। क्या दिया है, कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, मास ऑफ द ब्लॉक इज गिवन 4 kg, ये स्लाइड कर रहा है, बोल रहा है कि फ्लोर इसके ऊपर क्या फोर्स दे रहा है, बताओ नेट फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया है, फाइंड मैक्सिमम एम फॉर इक्विलिब्रियम, एम का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, ऐसे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, तो फिर इसके ऊपर तो कुछ फोर्सेस आ रहे होंगे, 4g नॉर्मल रिएक्शन और स्लाइड कर रहा है, तो μ1। पूछा है व्हाट इज द नेट रिएक्शन फोर्स ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर, ब्लॉक और फ्लोर के बीच में नेट रिएक्शन फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ये है, नेट रिएक्शन मतलब दोनों के बीच में कुछ नेट फोर्स है, ये ब्लॉक के ऊपर फ्लोर 2 फोर्स दे रहा है, तो क्या कहेंगे, फोर्स बाय फ्लोर ऑन ब्लॉक is the vector sum of r, फ्लोर इसके ऊपर r दे रहा है, और क्या μr भी तो दे रहा है, ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है कौन दे रहा है, μr दे रहा है। अब देखो r कैसा है, r ऐसा है, μr कैसा है, μr ऐसा है, तो जो नेट फोर्स होगा ट्रायंगल लॉ आपको मालूम है, दिस मस्ट बी द नेट फोर्स, तो क्या कहेंगे, सो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट दैट इज r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस μr का स्क्वायर होल
ओवर आर कितना है यहाँ पे 40 का स्क्वायर, आर 40 है। म्यू आर कितना है, म्यू दिया है 0.75, दैट मींस 3/4 इंटू 40 का स्क्वायर होल रूट ओवर। अब ये हो गया 40 का स्क्वायर, 3/4 इंटू 40 हो गया 30 का स्क्वायर होल रूट ओवर is 50 newtons. So the net force exerted by the floor on the block is 50 Newton. Net force. वीडियो ब्लर। पूछा है what is the maximum value of m for equilibrium, ठीक है, for equilibrium। क्या कहेंगे, 8 मैक्सिमम एम, 8 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम ये ए है, ये बी है। द ब्लॉक B is about to slide down. Block B is about to move down. ये नीचे जाने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू पे ये जस्ट नीचे जाने वाला है। तो लेकिन हम तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर टेंशन को T1 कहो, यहाँ पर टेंशन को T2 कहो। 8 इक्विलिब्रियम, T1 कितना है 2G, T2 कितना है mg। अच्छा, नाउ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg। अगर हम देखेंगे 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम, सोचो तो 4 kg का ब्लॉक रखा है, इधर से खींचने वाला फोर्स T1, इधर से खींचने वाला फोर्स T2, और यहाँ पर इसका वेट 4G और नॉर्मल रिएक्शन R। और ये जो 4 kg वाला ब्लॉक है किधर को फिसलने की टेंडेंसी रख रहा है, क्योंकि एम जस्ट नीचे जाने वाला है, मतलब सबको खींच के लेने वाला है, मतलब 4 kg अबाउट टू स्लाइड राइट। तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा it must be like that, like this mu r, frictional force must be like this। T1 का वैल्यू मालूम है, देखो तो इसमें अननोन क्या रहा, r is equal to 4G। तो आप क्या कहोगे, here what is r, r is 4G। अच्छा, then what is T2, T2 is T1 plus mu into r, but T2 क्या था, it was mg। T1 क्या था, it was 2G। म्यू क्या है 0.2, R क्या है, it is 4G। एक G दूसरा G को खा गए, क्या मिला, the value of m is equal to 0.2 into 4 is 0.8 into 2 is plus 2 is 2.8 kg। मतलब m का वैल्यू अगर 2.8 kg होगा तो ये जस्ट मूव करने वाला होगा, लेकिन मूव नहीं करेगा। अब थोड़ा सा भी मास 1 ग्राम बढ़ा दो, ये नीचे चलने लगेगा, मतलब दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है। इन फिगर शोन, इन फिगर शोन length of chain is L, और टेबल पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है, नहीं लिख रहा हूं, देखने से पता चलता है। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x for which the
chain can be in equilibrium. The chain can be in equilibrium. Maximum value of F for which the chain can be in equilibrium. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा झुला के रखेंगे फिसल जाएगा। मैक्सिमम कितना झुला के रखेंगे कि नहीं फिसलेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x मतलब जस्ट फिसलने वाला है, और थोड़ा सा भी ज्यादा झुला देंगे फिसल जाएगा, मतलब द बॉडी इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो हम क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, क्या कहेंगे सॉल्यूशन यहां पे करेंगे 8 maximum x the chain is in limiting equilibrium। जब मैक्सिमम x हुआ चेन इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। अच्छा लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, अच्छा Fa क्या है? Fa इज अप्लाइड फोर्स। क्या था अप्लाइड फोर्स बाय डेफिनेशन? इट वाज द फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। इसको पैरेलल होके क्या फोर्स है? अरे यही तो खींच रहा है, ये खींच रहा है, ठीक है, तो ये खींच रहा है, दैट इज नथिंग बट वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है? वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट। तो हम लोग ऐसे करते हैं, let m is mass of chain। चलो ये मानते हैं कि मास ऑफ द चेन इज m। ये मान के चलते हैं कि मास ऑफ द चेन इज m। अगर मास ऑफ द चेन m हो गया तो चलो सोचते हैं इसमें ये जो x लेंथ झूल रहा है उसका वेट क्या होगा? अरे टोटल लेंथ l था, अगर पूरा लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास होगा m/l। l मीटर लेंथ का मास हुआ m, 1 मीटर का मास क्या होगा? m/l। ये x है, x मीटर का कितना होगा? इनटू x। ये हो गया मास ऑफ द हैंगिंग पार्ट इनटू g इज द वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट। सो वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज mxg/l। अच्छा यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है? नॉर्मल रिएक्शन इज नथिंग बट वेट ऑफ पार्ट ऑन टेबल। टेबल के ऊपर जो पार्ट रखा है उसका वेट। टेबल के ऊपर कितना पार्ट रखा है? पूरा चेन का लेंथ अगर L है तो ये लेंथ कितना होगा? L-x। तो इसका वेट कितना होगा? चलो पहले निकालते हैं उसका मास कितना होगा। मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द चेन इज m/l, और इसका लेंथ कितना है? L-x। ये हो गया मास ऑफ द पार्ट ऑन द टेबल, उसका वेट क्या होगा? इनटू g। तो जो इसका वेट है वही है नॉर्मल रिएक्शन। अब म्यू आर कितना होगा? म्यू आर इज म्यू m/l L-x इंटू g। ठीक है, क्या पूछा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x फॉर विच द चेन कैन बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम देख लिए एट मैक्सिमम x द चेन इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब जस्ट फिसलने वाला है, तो आप क्या कहोगे? अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू म्यू आर। अप्लाइड फोर्स तो देख चुके हैं, mxg/l दैट इज इक्वल टू म्यू m/l इंटू L-x इंटू g। ये g को खा गया, m/l को खा गए, क्या मिले? x इज इक्वल टू म्यू टाइम्स L-x। हमें तो x का वैल्यू चाहिए, x कितना होगा? ये x है, ये म्यू l है, माइनस म्यू x को इधर ले आओ, माइनस म्यू x को इधर ले आओगे तो x प्लस म्यू x इज इक्वल टू म्यू l।
तो फिर x क्या हो जाएगा, म्यू l बाय 1 प्लस म्यू। तो यहाँ पे आपको मिलेगा x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा x इज इक्वल टू म्यू l बाय 1 प्लस म्यू। So the maximum hanging length from the table can be mu l by 1 plus mu। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, दिया है in figure shown the block was gently kept on the incline, gently kept on the incline। ठीक है, comment if comment or it will remain at rest or slide down। ये रेस्ट में रहेगा कि स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, रेस्ट में रहेगा कि स्लाइड कर जाएगा। कैसे करेंगे, हम लोग याद करते हैं हमारा पुराना थ्योरी एंगल ऑफ रिपोज का। फॉर द ब्लॉक टू जस्ट be in limiting equilibrium, the angle of repose must be 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ रिपोज है, ये एंगल ऑफ रिपोज है, तो ब्लॉक जस्ट इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा ज्यादा एंगल करके फिसल जाएगा। For this required mu is given by mu is equal to tan 30। tan 30 होता है 1/√3 जिसका वैल्यू होता है 0.57। अगर म्यू का वैल्यू 0.57 होता तो ये जस्ट इक्विलिब्रियम में रहता, उससे कम होता फिसल जाता, लेकिन म्यू का वैल्यू तो ज्यादा है। एज 0.8 इज ग्रेटर देन 0.57, देयरफॉर अगर म्यू का वैल्यू 0.57 होता तो ये फिसलना शुरू करता, लेकिन है 0.8 मतलब और भी ज्यादा रफ है। तो क्या होगा, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट, ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट। ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर म्यू का वैल्यू 0.57 से ज्यादा है, क्योंकि म्यू का वैल्यू 0.57 से ज्यादा है, तो ये ब्लॉक अभी रेस्ट में रहेगा, ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 coefficient of friction on an inclined plane
equal to 1. Find frictional force on the block when theta is, bit number 1, theta is 30 degree, bit number 2, theta is 60 degree. जब ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हुआ तो ब्लॉक के ऊपर क्या होगा? दिया है कि सरफेस पे म्यू का वैल्यू 1 है, म्यू का वैल्यू 1 है, तो जब थीटा 30 डिग्री होगा ब्लॉक के ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा? थीटा 60 डिग्री होगा तो ब्लॉक के ऊपर क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा? ऐसे पूछा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? दिया है कि म्यू का वैल्यू 1 है, मतलब कितना एंगल होने से ये फिसलना शुरू करेगा? इंप्लाइज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज कितना है? थीटा 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, दैट इज 45 डिग्री। इसका मतलब हुआ म्यू 1 है का मतलब हुआ एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री हो जाएगा तो ये ब्लॉक जस्ट फिसलने वाला होगा। नाउ ए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा कि स्लाइड करेगा? 45 डिग्री में स्लाइड करेगा, स्लाइड करना शुरू करेगा। 30 डिग्री में क्या होगा? ब्लॉक एट रेस्ट। अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स क्या है? अप्लाइड फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ वेट इन दिस डायरेक्शन। कितना है? इट इज इक्वल टू 4g sin थीटा। थीटा कितना? 30 डिग्री, तो इट इज थीटा को 30 डिग्री डाल देंगे तो आएगा 4g sin 30 is 20 न्यूटन। 8 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, 45 डिग्री में चलना शुरू करता है एट 60 डिग्री, ब्लॉक स्लाइड्स डाउन, ब्लॉक नीचे फिसलना शुरू करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? तो इट विल बी म्यू इनटू आर, क्योंकि फिसलना शुरू करेगा। आपको मालूम है आर क्या होगा? आर वही होगा जो हर केस में होता है mg cos थीटा। सो इट इज म्यू इनटू mg cos थीटा। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है, म्यू का वैल्यू 1 दिया है, सो इट इज 4g cos 60, इट इज ऑल्सो 20 न्यूटन। कितना इंटरेस्टिंग है, 30 डिग्री पे 20 न्यूटन आ रहा है, 60 डिग्री पे भी 20 न्यूटन आ रहा है। 30 डिग्री पे ये रेस्ट में, 60 डिग्री पे ये स्लाइड कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ थीटा। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज चेंजिंग। समझ में आया? When inclination of a plane is 30 degree, a block kept on it just starts sliding down or just starts sliding. What will be acceleration
when inclination is made 60 डिग्री। क्या देखेंगे सॉल्यूशन में? when the inclination is 30 degree, the block kept on it just start sliding, स्लाइड करना शुरू करता है। Here, what is angle of repose? Angle of repose is 30 degree. What is theta? 60 degree. अगर पूछा होता म्यू कितना है, क्या करते? tan 30 कर देते। अभी पूछा है क्या होगा एक्सीलरेशन व्हेन थीटा बिकम 60 डिग्री। हम जानते हैं एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, g sin थीटा माइनस थीटा 0 बाय cos थीटा 0। लास्ट क्लास हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव किए थे, g sin 60 माइनस 30 बाय cos 30 is equal to g बाय √3, क्योंकि आ जाएगा tan 30 होता है 1/√3, तो हो गया g tan 30 is g by √3। In figure shown, both blocks slide down, दोनों स्लाइड करके आ रहे हैं। Find the condition for which they slide together, दोनों मिलके एक साथ आएंगे। क्या कंडीशन होने से, कौन सा केस में दोनों मिलके नीचे आएंगे? तो इसमें हमें बहुत सारा चीज सोचना है। हम जानते हैं एक्सीलरेशन डाउन एंड इंक्लाइन, एक्सीलरेशन कितना होगा दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास, दैट डिपेंड्स ऑन g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। एक्सीलरेशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन हम लोग पढ़ चुके हैं, मतलब जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन कम होगा, अगर म्यू कम हुआ तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। चलो, अगर m1 का एक्सीलरेशन ज्यादा हुआ, m2 का एक्सीलरेशन कम हुआ, m2 धीरे धीरे आएगा, m1 जल्दी जल्दी भाग जाएगा, दे कैन नॉट मूव टुगेदर। m1 का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा मतलब μ1 कम होगा, μ1 कम होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर if μ1 is less than μ2। μ1 अगर μ2 से कम हुआ, ये स्मूथर हुआ तो फर करके चले जाएगा और ये पीछे पीछे आएगा। लेकिन सोचो अगर μ2 कम हो गया, μ1 ज्यादा है, ये धीरे धीरे जा रहा है, ये जल्दी जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये इसका पीठ पे बैठा रहेगा। और अगर μ1 μ2 दोनों बराबर हो गए, दोनों एक साथ चलेंगे, तो दोनों एक साथ चलने का कंडीशन क्या हुआ, या तो μ1 μ2 बराबर होंगे या फिर μ2 कम होगा। तो क्या कहेंगे, दे मूव टुगेदर if μ2 is less than or equal to μ1, μ2 is less than or equal to μ1, they will be coming down together, दोनों एक साथ नीचे आएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, स्टैंडिंग अंडर मतलब ऊपर से जा रहा है, हाँ
अंडरस्टैंडिंग, हाँ, यस यस यस, तो आप लोगों को समझ में आने लगा है।